अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 14 है और ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर भी है। प्रीवियस 13 लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी नजर आ रहा होगा। लिंक पर क्लिक करके पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आ जाइएगा। तो अब तक IPv4 एड्रेसिंग में हम लोग प्रोटोकॉल को डिफाइन कर चुके हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, इसके बाद डेसिमल और बाइनरी नंबर्स क्या हैं, डेसिमल और बाइनरी नंबर्स को आपस में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। इसमें मैंने आपको एक सिस्को की बाइनरी गेम भी इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद हमने फिर बाइनरी के कुछ ऑपरेटर्स जैसे OR, XOR और AND की बात की। उसके बाद डेसिमल नंबर्स और बाइनरी की बिट्स से कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनते हैं ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद जनाब हमने IPv4 एड्रेसेस का फॉर्मेट समझा। फॉर्मेट के बाद क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। क्लास A, B, C, D और E, इसमें हमने देखा था कि क्लासेस को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। IPv4 एड्रेसेस को 4 ऑक्टेट में लिखा जाता है। जो पहला ऑक्टेट होता है वो क्लासेस को डिफाइन करने के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद फिर हम लोगों ने नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी का कॉन्सेप्ट, क्लास A, B, C के एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बात की थी। फिर जनाब सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास A, B, C में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। फिर हमने बात की थी क्लास फुल और क्लास लेस IP एड्रेसिंग क्या होती है। क्लास लेस IP एड्रेसिंग में सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए, जिसमें से सबनेटिंग को हम कवर कर चुके हैं और सबनेटिंग का मैंने आप लोगों का एक क्विज भी लिया था जिसमें मैंने विनर्स भी अनाउंस किए और 2 विनर्स को उसमें से हमने बैलेट करके जो है वो प्राइज़ भी दिया। तो आज ये IPv4 एड्रेसिंग की सीरीज़ ख़त्म होने जा रही है। आज के लेक्चर में कुछ रिजर्व्ड एड्रेसेस की बात की जाएगी, जैसे प्राइवेट IP एड्रेसेस क्या होते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक IP एड्रेसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, लिंक लोकल IPv4 एड्रेसेस क्या हैं। लिंक लोकल IPv4 एड्रेसेस को ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में इन टॉपिक्स को हम कवर करने लगे। तो जनाब प्राइवेट IP एड्रेसेस क्या हैं, पब्लिक IP एड्रेसेस क्या हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है, एक एक करके इन सब पे हम बात करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें पब्लिक नेटवर्क क्या होता है और प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर में या अपने ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क बनाना है और आपके पास कुछ लैपटॉप्स हैं। अगर मैं घर की बात करूं तो आपके पास लैपटॉप्स हो सकते हैं, डेस्कटॉप्स हो सकते हैं, प्ले स्टेशन हो सकती है, Xbox हो सकता है आपके पास मौजूद हो, स्मार्ट TV हो सकते हैं, नेटवर्क प्रिंटर हो सकता है। तो इन डिवाइसेस को अगर आप आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर स्विच अफोर्ड कर सकें तो स्विच भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए आपको किसी से कोई लाइसेंस लेने की, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क कहलाएगा। इसी तरह अगर आपने अपना ऑफिस का या कोई ब्रांच नेटवर्क भी बनाना है तो उसका भी सिनेरियो तकरीबन सेम ही होगा। अगर आपके पास वहाँ पर भी लैपटॉप्स होंगे, डेस्कटॉप्स होंगे, सर्वर्स हो सकते हैं, IP कैमराज हो सकते हैं, नेटवर्क प्रिंटर हो सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम जो अटेंडेंस के लिए इंस्टॉल किया गया होगा वो हो सकता है। तो ये सब कुछ आप इसी तरह हब या स्विच के साथ कनेक्ट करवा के अपना एक लोकल या प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि अगर आप कोई बैंक हैं तो बैंक की 500 ब्रांचेज़ भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 1500 या 2000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि बैंक कितना बड़ा है। तो ये अब आपकी अगर 2000 ब्रांचेज़ भी हैं तो ये 2000 प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे आपके। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि इन 2000 प्राइवेट नेटवर्क्स को या 500 प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाएं। अब इनकी कनेक्टिविटी के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन है वो ये है कि आप ओवर द इंटरनेट जो है वो इनकी कनेक्टिविटी करवाएंगे। अब इंटरनेट जो है ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट मेरा और आपका नहीं है बल्कि हम सबका है, ठीक है जी। तो इंटरनेट को हम पब्लिक नेटवर्क कहते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आमतौर पे हमें किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स को अपने ISP को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और हमारी तमाम की तमाम जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो ओवर द पब्लिक नेटवर्क या आप यूँ कह लें ओवर द इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
अच्छा, अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक राउटर रखेंगे, तो राउटर की एक साइड हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसमें आप देखकर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें ज़्यादा आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत जो है वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में पड़ती होगी, यानी लोकल नेटवर्क में पड़ती है, या पब्लिक नेटवर्क में हमें ज़्यादा आईपी एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे? अच्छा, इस डायग्राम को देख के आंसर देना बड़ा आसान है कि प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर हमें ज़्यादा आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती होगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ब्रांच में जो है वो 100 आईपी एड्रेसेस चाहिए और ब्रांचेस मेरी हैं 2000, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। 2000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 लाख इसका जवाब आएगा। यानी आपको अपने प्राइवेट नेटवर्क में 2 लाख आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेट्स से अगर आप एक बैंक हैं और अब बैंक के प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर आईपी देने के लिए आपको 2 लाख आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी तरह बहुत सारे बैंक्स होते होंगे, किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, कोई छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बैंक्स होते हैं। तो इस तरह तो बैंकिंग सेक्टर ही हमारे सारे के सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो खा जाएगा। ठीक है, तो किसी और के लिए तो शायद पूरी दुनिया में आईपी एड्रेसेस बचे ही ना। सारे दुनिया के बैंक्स अगर मिल जाएं तो उनकी भी आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट पूरी करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा, अभी तक जितनी आईपी एड्रेसिंग हम लोगों ने पढ़ी है, हमने ऐसी कभी कोई बात नहीं की कि ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये पेड हैं या फ्री हैं, या इनमें कैटेगरीज होती हैं, फ्री आईपी एड्रेसेस अलग होते हैं, पेड आईपी एड्रेसेस अलग होते हैं। हम तो यही सुनते आए हैं कि आयाना और आईकैन का नाम आता है, फिर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आती हैं, फिर लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आती हैं जो अमूमन हमारे आईएसपीज होते हैं। उसके बाद एंड यूज़र की बारी आती है। तो ये आईपी एड्रेसेस सारे के सारे मिसाल के तौर पे अगर पेड हों, ठीक है, तो अभी ये जो बैंक के आपने 2 लाख आईपी एड्रेसेस काउंट किए हैं, अगर सबके लिए आपको पैसे देने पड़े तो ये तो शायद आपके लिए अफोर्डेबल भी नहीं रहेगा। और इस तरह से अगर हम आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो ये तो पता नहीं कब के ख़त्म भी हो चुके होते। तो याद है हम लोग आईपी एड्रेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें सबनेटिंग हम कवर कर चुके हैं और हमारा आज का लेक्चर भी जो है वो डेफिनेटली आईपी एड्रेस मैनेजमेंट की ही बात करेगा। तो जी, आपको इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको आईपी एड्रेसेस ख़रीदने पड़ेंगे और इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस ख़रीदने पड़ेंगे, किसी अथॉरिटी को इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हों, क्योंकि 1996 में एक आरएफसी बनी थी, आरएफसी 1918। अब आरएफसी क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहें, ये सिर्फ रेफरेंस है, आरएफसी 1918 गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको ये आरएफसी मिल जाएगी। तो उसके मुताबिक जी आयाना ने क्या किया कि जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं इनकी 2 कैटेगरीज बना दी हैं। ठीक है, एक तो वो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, वो अपनी जगह है। तो आईपी एड्रेसेस की 2 कैटेगरीज बना दी हैं, जिसका एक तो हमें ये भी फ़ायदा है कि आईपी एड्रेसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बड़ा आसान है, दूसरा इसमें आईपी एड्रेस मैनेजमेंट भी होती है। तो ये जो 2 कैटेगरीज हैं, इनमें से एक कैटेगरी को पब्लिक आईपी एड्रेसेस और दूसरी कैटेगरी जो है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहा जाता है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए हैं और पब्लिक आईपी एड्रेसेस पब्लिक नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए आपको किसी अथॉरिटी को पे नहीं करना पड़ता, किसी से कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, किसी से कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। आप जब भी अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे उसके अंदर आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं दे आर पेड एड्रेसेस, और इसके लिए आपको किसी न किसी अथॉरिटी को पे करना पड़ता है। हम आमतौर पे अपने आईएसपी को ही इसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। आमतौर पे जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं किसी आईएसपी से, तो जो हमारी मंथली बिलिंग होती है उसके अंदर पब्लिक आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करने के पैसे भी शामिल होते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम आप लोगों ने अभी देखी है, इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी जो ब्रांच है उसमें जो राउटर लगा हुआ है उसमें एक साइड पे आपका प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें आपको ढेर सारे आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ जो इंटरफेस आपका पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है वो सिर्फ एक इंटरफेस है और उस पर आपको सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक पब्लिक आईपी के आप पैसे पे कर रहे होते हैं अपने आईएसपी को। जो प्राइवेट आईपी जो ढेर सारे हैं, जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको किसी अथॉरिटी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, तो अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम हमारे सामने अगर एक आईपी एड्रेस लिखा हो तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा आईपी एड्रेस पब्लिक है और कौन सा आईपी एड्रेस प्राइवेट है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अहम टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह से कि एक क्वेश्चन लिखा हो जिसमें आपको कहा गया हो कि नीचे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करें कौन कौन से हैं। तो कभी कभार ये हो सकता है कि आपको कहा जाए कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को और पब्लिक आईपी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, तो ये जो RFC 1918 है उसके मुताबिक क्लास ए से हम शुरुआत करते हैं जी। तो क्लास ए में अगर आपको याद हो, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स की तादाद जो है वो कितनी थी? 126 126 नेटवर्क थे, कम नेटवर्क थे। क्लास ए में नेटवर्क होते कम है लेकिन साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है जी। क्लास ए का एक नेटवर्क जो है उसमें 16.8 मिलियन के करीब आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। नेटवर्क थोड़े हैं लेकिन साइज में बड़े हैं। तो इन 126 में से एक नेटवर्क आपको प्राइवेट नेटवर्क में फ्री इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया और वो नेटवर्क है 10.0.0.0/8 वाला, और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी बनती है 10.255.255.255, और इस एक नेटवर्क में यूजर्स की तादाद जो है वो 16777214 होती है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क आपको प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए फ्री दे दिया गया है। इस नेटवर्क को एज इट इज़ इस्तेमाल करें या इसके सबनेट बना के भी इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है इसके जो सबनेट भी होंगे वो भी प्राइवेट नेटवर्क के लिए हैं, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे, उन्हें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्लास बी पे आ जाते हैं। क्लास बी में अगर आपको याद हो तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं जी? 16,384, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और एक नेटवर्क का साइज क्या है? क्लास बी के एक नेटवर्क का साइज जो है वो 65,534 है, ठीक है। चूंकि क्लास बी में नेटवर्क्स ज़्यादा हैं क्लास ए के मुकाबले में, इसीलिए जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं यानी जो बिल्कुल फ्री नेटवर्क्स हैं उनकी तादाद भी क्लास ए के मुकाबले में ज़्यादा है। तो क्लास बी में फ्री नेटवर्क्स जो हैं वो 16 हैं, यानी प्राइवेट नेटवर्क 16 हैं। अच्छा, वो 16 नेटवर्क्स कौन से हैं जी? पहला नेटवर्क जो है वो 172.16.0.0/16, जिसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है 172.16.255.255, ठीक है। इस एक नेटवर्क में कितने यूजर्स हैं जी? 65,534। इस साइज के 16 नेटवर्क हैं, यानी पहला नेटवर्क तो हो गया 172.16.0.0, दूसरा नेटवर्क है 172.17.0.0, इसी तरीके से तीसरा नेटवर्क 172.18.0.0, और ये सिलसिला चलता जाता है अप टू 172.31.0.0/16। इसमें अगर आप सेकंड ऑक्टेट देखें तो जो दूसरा ऑक्टेट है वो 16 से लेकर 31 तक जाता है। तो ये टोटल 16 नेटवर्क्स बनते हैं। हर नेटवर्क में 65,534 आईपी एड्रेसेस हैं। टोटल क्लास बी में प्राइवेट आईपी निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? एक नेटवर्क में 65,534 हैं तो 16 में कितने होंगे? 16 मल्टीप्लाइड बाय 65,534। इतने नेटवर्क्स आपको क्लास बी में प्राइवेट नेटवर्क में यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए गए हैं। इन्हें चाहे एज इट इज इस्तेमाल करें या इनके सबनेट बना के इस्तेमाल करें, दैट इज योर चॉइस, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब हम चलते हैं क्लास सी पे। तो क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स की तादाद जो है वो 2097152 है, तकरीबन 21 लाख के करीब है, ठीक है जी। 2.1 मिलियन के करीब है। 20,97,152 नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हैं और साइज में छोटे होते हैं, सिर्फ 254 यूजर्स पर नेटवर्क हैं। चूंकि नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है इसलिए क्लास सी में आपको फ्री नेटवर्क्स या प्राइवेट नेटवर्क्स की तादाद भी ज़्यादा मिलती है। तो क्लास सी में टोटल प्राइवेट नेटवर्क जो हैं वो 256 हैं और इनकी शुरुआत होती है जी 192.168.0.0/24 से। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी जी? 192.168.0.255, ठीक है। इसी तरह दूसरा नेटवर्क 192.168.1.0/24 है। तीसरा 192.168.2.0/24 है। अब इसमें थर्ड ऑक्टेट जो है वो चलते चलते 255 तक जाएगा, यानी 0 से शुरू हुआ है 255 तक जाएगा। तो आखिरी नेटवर्क कौन सा होगा? 192.168.255.0/24, ठीक है। और हर नेटवर्क का साइज क्या है? 254 यूजर्स पर नेटवर्क, ठीक है जी। तो क्लास सी में
टोटल प्राइवेट आईपी अगर निकालने हो, एक नेटवर्क में कितने हैं 254, पूरी क्लास सी में कितने हैं, तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 254, क्योंकि 256 प्राइवेट नेटवर्क है और हर एक में 254 आईपी है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास सी के टोटल प्राइवेट आईपी निकल आएंगे। अच्छा, तो इन नेटवर्क्स को अगर आप एज इट इज इस्तेमाल करना चाहें एज इट इज कर लें, इनके फर्दर सबनेट बना के यूज करना चाहते हैं तो आप सबनेट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ ये रेंज देखने के बाद अब आप क्लास ए, बी और सी में जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, अब इनके अलावा, इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के अलावा और जितने रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं, अब रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस में पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस को छोड़ के और इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को, वैसे ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी रिजर्व्ड ही हैं, ठीक है जी। तो इन सब को छोड़ के जो बाकी एड्रेसेस बचते हैं वो सब के सब पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। यानी पब्लिक आईपी एड्रेसेस की रेंज कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है। अब क्लास ए में देखें ना, 126 में से एक नेटवर्क अगर प्राइवेट है, बाकी 125 नेटवर्क जो है वो पब्लिक नेटवर्क्स हैं। इसी तरह क्लास बी में 16,384 नेटवर्क्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 16 नेटवर्क प्राइवेट है, बाकी सारे तो पब्लिक हैं। क्लास सी में आपके 2097152 नेटवर्क्स होते हैं, इनमें से सिर्फ 256 प्राइवेट है, बाकी सारे नेटवर्क आपके पब्लिक हैं, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आ गया होगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं, जब आप कोई नेटवर्क डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ध्यान में आता है। आप कहेंगे सर, जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठीक है, हम अपनी मर्जी से हब लगाएं, स्विच लगाएं, आप उनके साथ डिवाइसेस कनेक्ट करें और प्राइवेट रेंज क्लास ए, बी और सी की जो है, इनमें से जो भी नेटवर्क आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, जो भी आपके नेटवर्क के साइज़ के मुताबिक होगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइवेट आईपी यूज़ करने के लिए भी आपको किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें मसला ये है, लेट से मेरा दिल किया कि मैं 10.0.0.0/8 वाला जो क्लास ए का नेटवर्क है, मैं उसके आईपी असाइन करना शुरू कर दूं अपने नेटवर्क में। बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दुनिया में जो दूसरे नेटवर्क्स हैं, किसी और का भी अगर यही दिल कर पड़ा कि वो भी 10 वाला नेटवर्क इस्तेमाल करेगा, दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नेटवर्क्स के अंदर अगर सेम नेटवर्क लोग चाहें कि हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में 10.0.0.0 वाला ही नेटवर्क यूज करेंगे, तो क्या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे से इजाजत नहीं लेनी, या मैंने उनसे कभी इजाजत लेनी है। तो ये हो नहीं सकता कि ये डुप्लीकेट प्राइवेट नेटवर्क्स हो जाएं। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता क्या, ऐसा ही होता है। अब आप कहेंगे सर अगर नेटवर्क जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है तो फिर तो आईपी एड्रेसेस भी डुप्लीकेट होंगे। यानी मेरे प्राइवेट नेटवर्क में जो आईपी यूज हो रहे हैं वो दुनिया में पता नहीं कितने और नेटवर्क्स में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो इससे क्या कोई कंफ्यूजन नहीं आती? इससे क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता? डुप्लीकेट एड्रेसेस नहीं हो जाते? फिर कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होती है? तो ये बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, फिलहाल मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं होगा। यानी एक नेटवर्क में आप दो डिवाइसेस को सेम प्राइवेट आईपी नहीं असाइन कर सकते, वो डुप्लीकेट एड्रेस हो जाता, आप कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको एरर आ जाएगी। तो अगर आप अपने प्राइवेट आईपी को लेके पब्लिक नेटवर्क में जाने की कोशिश करेंगे, यानी अगर आपके पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो अगर प्राइवेट हुआ और आप उसी के साथ पब्लिक नेटवर्क में गए, तो मसला क्रिएट होगा, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क सबका है। हर कोई अपने प्राइवेट नेटवर्क से जब बाहर निकलेगा, अपना पैकेट बाहर लेकर आएगा जिसमें सोर्स आईपी उसका प्राइवेट आईपी होगा, और जब ये सब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सबका, बहुत सारे लोगों का, करोड़ों पैकेट्स का जो सोर्स आईपी है वो सेम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह पूरे इंटरनेट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में यूनिक है, पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूनिक नहीं हो सकता। पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक होता है, प्राइवेट में प्राइवेट यूनिक होता है, पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी यूनिक होता है। तो जब भी ट्रैफिक आपके प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जाएगी, भाई जिस तरह हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अमूमन अपना लिबास तब्दील करके जाते हैं, घर में हमारा हुलिया कुछ और होता है, घर से बाहर हम कोई और तरह की ड्रेसिंग करके जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपकी ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क से बाहर निकलेगी पब्लिक नेटवर्क में, तो लिबास जिस तरह आप तब्दील करते हैं, इस तरह सोर्स आईपी एड्रेस को भी तब्दील करना होगा।
प्राइवेट आईपी अपने प्राइवेट नेटवर्क में छोड़ के जाना होगा और उसकी जगह पब्लिक आईपी आपको लिखना होगा। यानी आप कह सकते हैं आप एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर का मकसद जो है वो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को पढ़ना नहीं है। आगे जाके इंशाल्लाह मैं कोई सीरीज बनाऊंगा नेट और पैट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके बगैर पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, वरना तो वही प्रॉब्लम आएगी जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, पूरे का पूरा इंटरनेट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएगा। तो अब ये जो नेट और पैट का मैजिक है ना, इसके बाद आप पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। उसका फायदा भी होगा कि आपके ढेर सारे आईपी एड्रेसेस बच जाएंगे। जहां पे आप देखें लाखों आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होने हैं, यानी प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर, आपने खुद अभी कहा है कि प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमें ज्यादा आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां ज्यादा आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होने हैं वहां तो आप आइडेंटिकल आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आईपी मैं भी यूज कर रहा हूँ, वही आईपी एड्रेसेस बाकी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल होंगे। तो इससे आईपी एड्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगी। अच्छा जी, आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज कुछ रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पढ़ा है, इसी तरह IPv4 में एक एड्रेसेस की टाइप है जिसको लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस कहा जाता है। ये लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस IPv6 में भी हैं, ठीक है जी, और IPv4 में भी हैं। IPv4 में लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस को APIPA, ठीक है जी, यानी कि ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। अच्छा, अब हम जब प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं या हर कोई सा भी नेटवर्क हम बनाएं जहां नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो, जहां ज्यादा आपने आईपी एड्रेसेस असाइन करने हो। आईपी एड्रेस असाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल जिसको आप स्टैटिक भी कहते हैं और दूसरा डायनामिक। डायनामिक में आप कोई ना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक बड़ा फेमस प्रोटोकॉल है DHCP के नाम से, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, ज्यादा सारी डिवाइसेस हैं जिनको आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो उसके लिए हम फिर DHCP यूज करते हैं। DHCP का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है। आप अपने नेटवर्क में एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे जिसके ऊपर आप आईपी एड्रेसेस का पूल डिफाइन कर देंगे। पूल से मुराद कि आपने कौन से नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। आप एक पूल भी डिफाइन कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीपल पूल्स भी डिफाइन हो सकते हैं। तो बहरहाल आप DHCP सर्वर में आईपी एड्रेसेस का पूल डिफाइन कर देंगे और बाकी सारी डिवाइसेस आपकी क्लाइंट्स होंगी। तो क्लाइंट जो है वो DHCP सर्वर से आईपी एड्रेसेस मांगती है और वहां से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेती है। DHCP सर्वर जो है वो ना सिर्फ आईपी एड्रेसेस बल्कि सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, DNS सर्वर क्या है, ये तो बड़े एसेंशियल्स है ना, ये 3-4 पैरामीटर जो हैं ये भी कॉन्फ़िगर करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं जिनको आप DHCP से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। बहरहाल आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और DNS, ठीक है, ये आईपी आपको आपके DHCP सर्वर से मिल जाएंगे हर क्लाइंट को। अच्छा, अगर ऐसा हो कि DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमसे गलत हो जाए या DHCP सर्वर अवेलेबल ना हो आपके नेटवर्क के अंदर और क्लाइंट को आप ये कह चुके हो कि भाई तुम्हें आईपी मैं असाइन नहीं कर रहा, DHCP से जाके आईपी मांगो, और सर्वर अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इन दैट केस अब क्या होगा। अब देखें, DHCP सर्वर आपके पूरे नेटवर्क में किसी एक को आईपी नहीं दे रहा, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको वो आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहा है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि जो आपके DHCP क्लाइंट्स हैं इन पे ऑटोमेटिकली जो है वो इस रिजर्व्ड रेंज जो कि 169.254.0.0/16 है, इस रिजर्व्ड रेंज के आईपी एड्रेसेस डायनामिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। ठीक है, और उसका नतीजा ये निकलता है जैसे कि इनके नाम में लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस आता है। ये राउटेबल नहीं होते, इनकी मदद से आप किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट सेम नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जरूर कर लेती हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका DHCP सर्वर जो है वो अवेलेबल होगा, प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होगा, तो DHCP सर्वर में जो पूल डिफाइन हुआ है उस पूल के आईपी क्लाइंट पे असाइन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है तब तक यूं समझें, अच्छा अब ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, तो तब तक जो है वो 169.254.0.0 वाली जो रेंज है, इस नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस
ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, आपके तमाम DHCP क्लाइंट्स के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे और कम से कम वो जो सेम नेटवर्क की डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगी। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये IPv4 एड्रेसिंग की 14 लेक्चर्स की जो सीरीज़ थी ये पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।